गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के यूनिट 5 का सामुदायिक ज्ञान वाला जो टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं। टॉपिक का पूरा नाम है सामुदायिक ज्ञान के लिए विद्यालयी विषय। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि विद्यालय में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो विद्यालय में किसी भी शिक्षा के किसी भी स्तर के अनुसार जो विषय होते हैं, उन विषयों से हमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान का अर्जन होता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी प्रकार के पक्षों का हमें ज्ञान प्राप्त वहाँ से होता है। तो इसी प्रकार से जब हम विद्यालय के विषय पढ़ते हैं, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों का शिक्षण करते हैं, तो उनके माध्यम से हमें समुदाय यानी कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, जो कि हमें ज्ञात है, जो कि हमें ज्ञात नहीं है। जो हमें ज्ञात हैं बातें, उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और जिन चीज़ों से हम अज्ञात हैं यानी कि जिनका हमें कुछ पता नहीं है, उन बातों के बारे में भी हमें नई जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए सामुदाय के ज्ञान के लिए विद्यालय विषय जो है वो अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सामुदायिक शब्द के शाब्दिक अर्थ की विवेचना की जाए तो यही कहा जाएगा कि यह अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम्यू प्लस निस से मिलकर के बना है। इस प्रकार इससे स्पष्ट हुआ कि समुदाय का जो अर्थ है वह है साथ साथ मिलकर सेवा करना, जहाँ व्यक्ति एक समूह के रूप में कार्य करता है और वहाँ समुदाय का निर्माण होता है। परिवार, विद्यालय व धर्म के अनुसार समुदाय भी शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। समुदाय हिंदी का शब्द है जो व्यक्तियों के उस समूह को इशारा करता है जो कि मिलकर समाज हित के लिए एक साथ कार्य करते हैं, जो कि समाज के लिए एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं और सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे का सहयोग भी करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। समाजशास्त्र में समुदाय का यही अर्थ बताया गया है। इसी संदर्भ में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है। हम कह सकते हैं कि उस समाजशास्त्रियों ने समुदाय के बारे में जो परिभाषाएं दी है वो इस प्रकार हैं। रविंद्र मुखर्जी के अनुसार जब कुछ व्यक्तियों का समूह अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर जीवन यापन करता है तो उसे हम समुदाय कहते हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जब कुछ व्यक्ति एक साथ मिलकर के एक ही जगह पर रहते हैं और उनके जीवन जीने का जो उद्देश्य होता है वो एक जैसा ही होता है, एक ही उद्देश्य होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं। मैकाइवर तथा पेज ने भी इस संदर्भ में कहा है कि समुदाय की पहचान वह है जिसमें कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसमें सभी तरह के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। यानी कि आपसी में उन सभी मनुष्यों में आपस में कुछ संबंध पाए जाते हैं जो उनके विचारों की एकता को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि सामाजिक जीवन के समस्त पहलू, जैसे एक जैसी वेशभूषा, एक जैसे आचार विचार, एक जैसा खान पान, एक जैसे रीति रिवाज, एक जैसी संस्कृति, इन सब के बारे में उनकी जो एकता होती है वो उसे एक समुदाय के रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त करती है, जिसमें कुछ लोग मिलकर के अपना जीवन जीते हैं। आगबर्न तथा निमकॉफ ने भी कहा है कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले किसी सामाजिक जीवन के
संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। तो ऑकबर्न महोदय ने इस समुदाय को एक क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में सिमट दिया है कि भाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों का ही जो आचार विचार व्यवहार वो एक जैसा होगा। और ये समुदाय जो है वो उस छोटे क्षेत्र से निकल के बड़े क्षेत्र की ओर अग्रसर हो जाता है, जिससे कि समाज का निर्माण होता है, फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। इस तरीके से मतलब ये जो है आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इसी संदर्भ में यर्ग ने लिखा है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता हो और अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सीमांत भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता है। अन्य तत्वों के अतिरिक्त अब यर्ग ने समुदाय के अंतर्गत एक सामान्य संस्कृति को विशेष महत्व दिया है। अब इसको विशेष महत्व देने का क्या कारण है कि जब एक समुदाय के सभी सदस्य एक ही संस्कृति में रहकर संबंधों की स्थापना करते हैं, तब उनमें स्वतः ही सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है और वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अपनत्व की भावना जो है उनमें आती है। तो अब हम बात करते हैं कि सामुदायिक ज्ञान जो है वो हमें कैसे प्राप्त होता है। यानी कि हम विद्यालय में अगर छात्रों को सामुदायिक ज्ञान अगर प्रदान करते हैं विद्यालय विषयों के माध्यम से, तो सामुदायिक ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं। इन स्रोतों को हम कई भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला स्रोत है ऐतिहासिक साधन के स्रोत, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत के नाम से हम इन्हें जानेंगे। ऐतिहासिक साधनों का सामुदायिक ज्ञान में महत्वपूर्ण उपयोग होता है या महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें ऐतिहासिक किले, दुर्ग, स्तंभ तथा प्राचीन सभ्यताएं, इन सभी को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब जो है वो हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और इतिहास क्या है? अतीत में घटित हुई घटनाओं का जो विवरण है वही इतिहास है। तो अतीत में किस प्रकार से सभ्यताओं का विकास हुआ, किस प्रकार से मानव ने अपने ज्ञान को विस्तारित किया, किस प्रकार से मानव ने अपनी कला व साहित्य का विस्तार किया, किस प्रकार से मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ किया, किस प्रकार से उसने अपने चित्रकला, संगीत कला आदि कलाओं का उसने विकास किया। ये सभी की सभी जानकारियाँ हमें उसके अतीत में मानव ने जो भी धरोहर हमारे लिए बना के छोड़ी हैं, उन धरोहरों के बारे में हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। तो यानी कि तत्कालीन समुदाय के बारे में हमें इन ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऐतिहासिक जो स्रोत हैं विभिन्न, ये सब हमारे तत्कालीन सामुदायिक ज्ञान को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। दूसरा है भौगोलिक स्रोत। अब इन साधनों में भौगोलिक स्थानों को सम्मिलित करेंगे हम, जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, नदियाँ, नहरें, छोटे बड़े उद्योग, हवाई अड्डे आदि। यानी कि जो भूगोल से आधारित है, जो कि हमारी भौगोलिक दशाओं से आधारित जो संसाधन हैं, उन संसाधनों से भी हमें समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मानव रहते हैं उनका जीवन जो होता है वो काफ़ी कठिन होता है, और इसी कारण वहाँ के जो वेशभूषा है, आचार विचार है, खान पान है, वो मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा उसमें हमें काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है। उनके जो मतलब सांस्कृतिक या परंपराएं जो हम कहेंगे, वो परंपराएं भी मैदानी क्षेत्र के लोगों से अलग दिखाई देती हैं। तीसरी बात करेंगे हम यहाँ पे सांस्कृतिक स्रोतों की। सांस्कृतिक स्रोत यानी कि जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड हैं, जो जिनसे हम जिन सांस्कृतिक चीज़ों से हमें तत्कालीन समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये स्रोत कौन कौन से होते हैं? रंगमंच, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज या परंपराओं को लेकर के नाटक वगैरह किए जाते हैं और उनके माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है।
इसी प्रकार से पुस्तकालय जो होते हैं जिसमें विभिन्न पुस्तकें जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, गीता, इस प्रकार से पंचतंत्र की कहानियाँ, बौद्धकालीन जो साहित्य है वो सब वहाँ पर हमें उपलब्ध है और उन साहित्यों के आधार पर हम तत्कालीन समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से म्यूज़ियम आप सभी ने देखे होंगे, बड़े बड़े शहर जो हैं हमारे राजस्थान में भी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आदि जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक ज़िले हैं, उन ज़िलों में विभिन्न म्यूज़ियम्स जो हैं वहाँ की तत्कालीन जो राज्य की जो प्राचीन परंपराएं या वेशभूषा और जीवन शैली थी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पर आज भी देखने के लिए मिल सकती है। इसी प्रकार से प्राचीन भवन हो गए, जैसे जैसलमेर का किला हो गया है ना, उदयपुर का किला है वो हो गया। इस प्रकार से जूनागढ़ का किला है जो बीकानेर में स्थित है। जयपुर के बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें, जंतर मंतर, हवा महल है ना, आमेर का किला, ये बहुत सारी ऐसे प्राचीन भवन हैं। जैसलमेर की हवेलियाँ हो गई, पट्टुओं की हवेली हो गई, सोनार का किला हो गया, ये सब के सब हमें उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, वहाँ के समुदाय के बारे में। इस प्रकार से सिनेमा घर आदि ये सभी सांस्कृतिक सामुदायिक ज्ञान के स्रोत हैं।